आज की क्लास में हम नाउन का कुछ मिसलेनियस सेक्शन कवर करेंगे और थ्योरी वाइज आज नाउन का आखिरी लेक्चर है। और अगर मैं नाउन से बात करूं तो पिछले सालों में जो मिसलेनियस सेक्शन से क्वेश्चन बनाए गए हैं वो भी कवर करूंगा, थोड़ा वाइड एरिया भी कवर करूंगा ताकि अगर आपका नया जो वेंडर है जो शैतानी कर रहा है थोड़ी सी, वो भी एरिया आपकी कवर हो जाए। तो वन बाय वन करके मिसलेनियस सेक्शन में आने वाली बड़ी सारी चीज़ें हैं उसको कवर करेंगे। सबसे पहले एक ऐसा सेक्शन कवर करते हैं जो सेक्शन हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा हमको कन्फ्यूज़ करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम आम जिंदगी में कुछ ऐसे शब्द फ्रेज इस्तेमाल करते हैं जो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होते। जब एग्जामिनर उन पे क्वेश्चन बनाता है तो हमसे गलती होने के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि हम आम जिंदगियों में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एक वर्ड फ्रेज है, हम कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर बोलते हैं। हिंदी में चचेरे भाई या चचेरी बहन बोलते हैं और अंग्रेजी में कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर बोलते हैं। आम जिंदगी में ये वर्ड फ्रेज इस्तेमाल करना अपने आप में करेक्ट है, लेकिन ग्रामेटिकली ये करेक्ट नहीं होता है। हम ब्रदर या सिस्टर बोलते हैं जब हम सगे भाई बहन की बात कर रहे होते हैं। जब हम कजिन की बात कर रहे हैं तो कजिन कहना अपने आप में ही उसमें चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो आ जाता है। इसी तरह हम बोलते हैं कॉमन फ्रेंड। फेसबुक पे आपने देखा है कि कौन कौन से आपके कॉमन फ्रेंड है, तो दोस्त दोस्त होता है, वो कॉमन फ्रेंड नहीं होता है। तो ये जो कॉमन फ्रेंड है या कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर है, इस तरीके के जो फ्रेजेस इस्तेमाल होते हैं ये कोलोक्वल इंग्लिश मतलब आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होते हैं। कोलोक्वल का मतलब आम बोलचाल। तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होते। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेजेज हैं जिनको आपको पढ़ के समझना है, इनको याद भी करना पड़ेगा कि ग्रामेटिकली कौन कौन से ऐसे वर्ड फ्रेज है जो करेक्ट नहीं होते, इनके करेक्ट वर्जन क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कजिन ब्रदर और सिस्टर की बात कर लेते हैं। कजिन ब्रदर और सिस्टर में बात करें तो कजिन के अंदर अपने आप में ही ये ब्रदर और सिस्टर लिए रहता है, तो ब्रदर और सिस्टर इसके साथ लगाना ये गलत होता है। इसका जो करेक्ट वर्जन है, इसका करेक्ट वर्जन है कजिन से। इसके अंदर भाई या बहन ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, इसके साथ जो है कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं लगाते। इसी तरीके से बात करें, हम आम जिंदगी में पिक पॉकेटर बोलते हैं जो जिप कतरा होता है। तो पिक पॉकेटर आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होता है, इसलिए अगर सेंटेंस में अगर आ जाए तो हमें लगता है सही है, लेकिन सही ग्रामेटिकल शब्द क्या है? पिक पॉकेट। पिक पॉकेटर नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से हम कई बार पूछते हैं व्हाट इज योर गुड नेम, आपका शुभ नाम क्या है? व्हाट इज योर गुड नेम। ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता। हम आम बोलचाल की भाषा में इसे इस्तेमाल करते हैं पर ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता। ग्रामेटिकली हमें यही पूछना चाहिए व्हाट इज योर नेम। तो गुड नेम ये इनकरेक्ट होता है, जो ग्रामेटिकली करेक्ट होता है वो नेम करेक्ट होता है। ये सही वर्जन है और ये इनकरेक्ट वर्जन है, ये इनकरेक्ट वर्जन। इसी तरीके से हम बोलते हैं बिग ब्लंडर, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, बहुत भारी मिस्टेक हो गया, जो है हमसे बहुत भारी गलती हो गई। जो ब्लंडर होता है इसका मतलब होता है बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक। अगर इसके साथ एक और बिग लगा दोगे तो ये हो जाएगा बिग बिग मिस्टेक, बिग बिग मिस्टेक। तो जब आपने बिग मिस्टेक कह दिया, ऑलरेडी इसको एग्जैजरेट कर दिया है, मॉडिफायर इसका लगा दिया है, मतलब बड़ा गलती कर दिया आपने, अपने आप में मैसेज कन्वे हो गया। तो ब्लंडर के साथ आपको ध्यान रखना है कि ये जो बिग लगाया जाता है ये गलत होता है, ये आम बोलचाल की भाषा में लगाते हैं, सही होता है ब्लंडर। या फिर आप बिग मिस्टेक कह सकते हो, मिस्टेक के साथ आप बिग लगा सकते हो, ब्लंडर के साथ आप नहीं लगाते हो। इसी तरह अगर हम बात करें तो हम इस्तेमाल करते हैं फाइनल कंक्लूजन। फाइनल कंक्लूजन, अगर कोई चीज फाइनल होती तो फाइनल होती, कंक्लूजन का मतलब भी फाइनल होता है। तो फाइनल और कंक्लूजन एक साथ नहीं रखते, ये आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं। सही जो होता है या तो फाइनल लिखो या तो कंक्लूजन लिखो। इसी तरीके से अगर मैं बात करें, स्ट्रॉन्ग ब्रीज लिखा जाता है। ब्रीज वो चीज होती है जब आप समुद्र के किनारे खड़े होते हैं, जब मध्यम मध्यम हल्की जो लहरें होती, जो ठंडी ठंडी हवाएं होती है जो आपके पास से गुजरती है, उनको ब्रीज बोलते हैं। तो ब्रीज कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये हमेशा माइल्ड और जेंटल होता है। ये क्या होता है? ये माइल्ड एंड जेंटल होता है। तो इसके साथ स्ट्रॉन्ग नहीं लगाते, क्या लगाते? इसके साथ स्ट्रॉन्ग लगाना गलत होता है, ये हमेशा जो है माइल्ड या जेंटल होता है। और जो अगर स्ट्रॉन्ग लगाना है तो विंड के साथ, आप हवा के साथ स्ट्रॉन्ग लगा सकते हो, लेकिन ब्रिज के साथ नहीं इस्तेमाल करते। इसी तरीके से हम बोलते हैं बैड ड्रीम, बुरा सपना देखा है। बैड ड्रीम कहना गलत होता है, ये हम आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। सही शब्द जो होता है इसके लिए इस्तेमाल करते हैं ग्रामर में नाइटमेयर। अगर आपको नाइटमेयर आया है मतलब बुरा सपना आया है, तो ध्यान रखिएगा ये आम बोलचाल की भाषा है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। ग्रामेटिकली करेक्ट है नाइटमेयर। इसी तरीके से हम बोलते तुम बहुत प्राउडी हो, तुम बहुत घमंडी हो। तो प्राउडी जैसा शब्द नहीं होता है, आपको इस्तेमाल करना होता है यू आर वेरी प्राउड। तो प्राउड इसका सही जो है ग्रामेटिकल शब्द है, ना कि प्राउडी सही है। इसी तरीके से अगर बात करें तो हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू मी ये फ्रेज गलत होता है, इसकी जगह जो फ्रेज सही इस्तेमाल होता है इन माई ओपिनियन, मेरे हिसाब से या मेरे अनुसार। अकॉर्डिंग टू मी हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। इसी तरीके से हम बोलते हैं एंग्री मॉब। जो मॉब होती है ये होती है एंग्री क्राउड, एंग्री क्राउड।
तो क्राउड के साथ आप एंग्री इस्तेमाल करते हो, मॉब के साथ अगर एक बार और एंग्री लगा दिया तो ये 2 बार एंग्री हो जाएगा, जो ग्रामर में बोला जाता है सुपरफ्लुअस होना, मतलब जरूरत से ज़्यादा रिक्वायरमेंट में चीज़ों को डाल दिया, जो एक शब्द से काम चल जा रहा है तो दूसरे शब्द को जानने की जरूरत नहीं होती है। तो एंग्री मॉब नहीं होता है, मॉब जो होता है वो गुस्साई हुई भीड़ होती है, तो उसके साथ एंग्री लगाना गलत होता है। मॉब जब आप कहते हो इसका मतलब है कि गुस्साई हुई भीड़। अगर आपको एंग्री लगाना है तो आप एंग्री क्राउड लिखो या फिर मॉब लिखो। तो ये जो आपके फ्रेजेज हैं ये इस्तेमाल किए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये आम बोलचाल की भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से इन पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनाया गया है इससे बनाया गया या तो इससे बनाया गया है, कई बार ऐसा होता है बिग ब्लंडर से बना दिया जाता है, बैड ड्रीम से बना दिया जाता है, लेकिन ये सारे जो है आपको याद रखने पड़ेंगे और मुझे लगता है 1-2 बार रीड कर लोगे तो आपको याद रह जाएंगे। इन पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कजिन सिस्टर्स लिखा हुआ है, सिस्टर हटा दो अपने आप में। ब्रीज की अगर बात हो रही तो स्ट्रॉन्ग की जगह आप विंड ले लो, सही हो जाएगा। इट इज ए बिग ब्लंडर, यहाँ पे ब्लंडर को हटा के मिस्टेक डाल लो, या फिर यहाँ पे बिग हटा दो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से एंग्री मॉब लिखा हुआ है तो मॉब की जगह जो है आप क्राउड लिख दो या एंग्री को हटा दो, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। फाइनल कंक्लूजन लिखा हुआ है, फाइनल हटा दो तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड क्लू है, जब इनको पढ़ के जाओगे तो सेंटेंस में दिखाई दे जाएंगे सीधे सीधे, आप इनको आसानी से करेक्ट कर पाओगे। इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं थी जो बहुत डिफिकल्ट थी। इसके अलावा जब हम सिंगुलर और प्लूरल रीड करते हैं तो हमें सिंगुलर में समझ में आता है कि हम एक की बात कर रहे हैं, प्लूरल में अगर बात करें तो हमें ये समझ में आता है एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको कुछ चीज़ें और आज की क्लास में समझनी है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हमने फोर्स की बात करें तो फोर्स का मतलब होता है हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ, लेकिन अगर इसका प्लूरल देखोगे फोर्सेस लगा दिया तो इसका ये मतलब नहीं होता बहुत सारा बल, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पुलिसमैन। क्या होता है फोर्सेस का मतलब होता है, ये फोर्स का मतलब होता है फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि बहुत फोर्स से मारा, बहुत बल से मारा, इसका मतलब बल है। लेकिन जब फोर्सेस की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ पुलिसमैन को फोर्सेस बोलते हैं। इनका सेंटेंस में यूज कैसे दे सकते हो, द फोर्स ऑफ द विंड हैड ब्रॉट डाउन ए ग्रेट मेनी ट्रीज इन द एरिया। जो फोर्स था, जो बल था हवा का, जो झोंका था बहुत तेज था, उसने क्या किया, बहुत सारे पेड़ों को गिरा दिया। द वॉल्स विल होल्ड, वॉल होल्ड करेगा। एंड एज रसिया नोज, रसिया जानता है, मीमॉन्स फोर्सेज आर नॉट येट लार्ज इनफ, क्योंकि मीमॉन्स का जो फोर्स है, मतलब जो पुलिस बल है या उसका जो सैनिक बल है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है जो हमको थ्रिएट कर सके। तो जब आप फोर्सेस का इस्तेमाल करते हो इसका मतलब होता है सैनिक बल की बात कर रहे हो, पुलिस बल की बात कर रहे हो। जब फोर्स की बात कर रहे हो तो आप सिर्फ बल की बात कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं सैंड की बात करूं तो सैंड का मतलब होता है बालू या रेत, बालू या रेत। जब हम सैंड्स की बात करते हैं, जब हम सैंड्स की बात करते हैं तो सैंड्स जो जब इसका प्लूरल इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है रेगिस्तान, इसका मतलब होता है रेगिस्तान। जैसे आई हैव सैंड इन माई शो, मेरे शो में सैंड है मतलब रेत चला गया है। और दूसरा एग्जांपल है वी वर लॉस्ट इन द सैंड्स ऑफ अरबिया, हम अरबिया के सैंड्स में मतलब हम उसके रेगिस्तान में खो गए हैं। तो यहाँ जो सैंड्स है इसका मतलब है रेगिस्तान, रेगिस्तान। इसी तरीके से अगर मैं आयरन की बात करूं, आयरन का मतलब होता है लोहा, ये आपका मटेरियल है। लेकिन जब हम आयरन्स की बात करें तो इसका मतलब होता है बेड़ियां। का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बेड़ियां, ध्यान रखिएगा। तो स्टील इज मेड ऑफ फ्रॉम आयरन, जो स्टील है वो आयरन का बना होता है। सेंटेंस में यूज है द प्रिजनर्स वॉज पुट इन आयरन, जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, उनको बेड़ियों में रखा गया है। तो जब आयरन का इस्तेमाल होता है इसका मतलब होता है बेड़ियां, और जब आयरन होता है इसका मतलब होता है लोहा। इसी तरह गुड की अगर बात करें तो गुड का मतलब अच्छा होता है, पर अगर मैं गुड्स की बात करूं तो ये क्या होता है, ये आर्टिकल्स को बोलते हैं, सामान को बोलते हैं, इसको सामान को बोलते हैं। इसी तरीके से बहुत सारा और शब्द है जो आपको जानना है। जब वाटर की बात करें तो हम पानी की बात करते हैं, जब हम वाटर्स की बात करते हैं, इसके प्लूरल में अगर बात करना चालू करें, स्पेलिंग में एस लगा दे, आप कहेंगे कि वाटर जो है मटेरियल है, मटेरियल नाउन है, इसका तो प्लूरल बनता नहीं, बिल्कुल नहीं बनता। इनकी मीनिंग अलग होती है। वाटर का मतलब पानी और वाटर्स का मतलब समुद्र होता है। तो जब समुद्र की बात करते हो या आप सी कहो या फिर आप वाटर्स कहो। सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर, सोडियम क्लोराइड वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, सेंटेंस में यूज केस है। द शिप ड्रिफ्टेड इनटू टर्किश टेरिटोरियल वाटर्स, जो शिप है वो ड्रिफ्ट हो गया कहाँ पे, टर्किश टेरिटोरियल वाटर में। जो समुद्र में एक होता है ना, सबकी टेरिटरी होती है, अपनी इंडिया की है, श्रीलंका की है, वैसे टर्किश टेरिटोरियल वाटर्स में मतलब उसका जो समुद्र का हिस्सा है उस वाले हिस्से में जो है क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया है। वर्क का मतलब लेबर होता है और वर्क का मतलब लिटरली आर्ट्स होता है। अगर वर्क की बात करें, जब इसमें एस नहीं लगा होता है तब हम लेबर की बात करते हैं, काम की बात करते हैं। ही हैज़ बीन आउट ऑफ वर्क, वो काम से बाहर है, मतलब वो मजदूरी से बाहर है। लेकिन जब हम वर्क्स लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है हम लिटररी राइटिंग की बात कर रहे होते हैं, लिखित, जो जैसे कालिदास ने कुछ लिख रखा है या किसी और लेखक ने कुछ लिख रखा है तो उनके उस आर्ट फॉर्म को हम वर्क्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, कालिदास हैज़ क्रिएटेड मेनी वर्क्स इन हिज इंटायर लाइफ, कालिदास ने बहुत सारा
वर्क्स क्रिएट कर रखा है, इसका मतलब लिटरेरी राइटिंग्स क्रिएट कर रखी है। तो जब आप प्लूरल फॉर्म में इसको रखते हो तो ये क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है लिटरेरी राइटिंग्स को, अपने लेखक के लेख को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अपने आप में अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल है। तो ध्यान रखिए, इसका मतलब अलग होता है और इसका मतलब अलग होता है। वर्क वैसे भी नहीं गिन सकते हो तो आप बोलोगे सर अनकाउंटेबल है, ये सिंगुलर यूज में होता है, लेकिन वर्क्स होता है और वर्क्स का मतलब होता है लिटरली आर्ट। इसी तरीके से हम रिटर्न की बात करें और रिटर्न्स की, रिटर्न एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है लौटना, और ये जो रिटर्न्स होता है जो प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी मेहनत का आउटकम है। इस रिटर्न का मतलब होता है आउटकम, प्रॉफिट या आउटकम। जब बिजनेस कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो उसका जो रिटर्न्स होता है उसकी बात करते हैं, आउटकम को रिप्रेजेंट करता है। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम कनाडा, कनाडा से वापसी आने पे सेंटी ज्वाइन द आर्मी, सेंटी ने क्या किया, आर्मी ज्वाइन किया। ये आने के सेंस में इसका यूज केस है। प्रोडक्ट एरियाज आर बीइंग डेवलप्ड, जो प्रोडक्ट एरियाज है वो डेवलप किया गया है टू प्रोड्यूस मैक्सिमम रिटर्न्स, मैक्सिमम रिटर्न्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो ध्यान रखिए कि जब आउटकम की बात हो तो इसको प्लूरल फॉर्म में रखते हैं, आउटकम की बात हो तो प्लूरल फॉर्म में रखते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें, एक होता है कस्टम, एक होता है कस्टम्स। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कस्टम ऑफिसर बनोगे, तो जो कस्टम्स ऑफिसर बनते हो आप, कस्टम्स का मतलब होता है टैक्स और कस्टम का मतलब होता है हैबिट, हैबिट आदत। तो कस्टम का मतलब होता है हैबिट या प्रथा, पुरानी जो प्रथाएं होती समाज में उसको कस्टम बोलते हैं। इट वॉज हिज कस्टम टू अप्रोच एवरी प्रॉब्लम कॉशियसली, ये उसकी आदत है या उसकी हैबिट है कि वो क्या काम करता है, वो अप्रोच करता है सभी प्रॉब्लम को कॉशियसली, सावधानी के साथ। वी हैड टू पे कस्टम्स ड्यूटीज ऑन द बियर, हमें बियर पर कस्टम्स ड्यूटी देना पड़ेगा। जब कस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब हम टैक्स का चर्चा कर रहे हैं। मैनर की बात करें, मैनर और मैनर्स दो चीज होता है। मैनर होता है जो तरीका, किस तरीके से कोई काम करते हो। आई हैड होप्ड यू वुड बिहेव इन ए मोर रिस्पॉन्सिबल मैनर, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में जो है आप तरीके से, यहाँ पे मैनर का मतलब हो गया तरीका, रिस्पॉन्सिबल तरीके से आप व्यवहार करोगे। एक होता है मैनर जिसका मतलब होता है एटिक्विटी, इसका मतलब होता है शिष्टाचार। क्या होता है, शिष्टाचार, शिष्टाचार के सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखो, हर चिल्ड्रेन ऑल हैड सच गुड मैनर्स, उन सभी मतलब उनके सभी बच्चों के पास जो है शिष्टाचार है। मैनर्स है, मैनर्स होने का मतलब है शिष्टाचार है, सद्गुणी बच्चे हैं। इसके बाद बात करूं पेन, पेन का मतलब होता है दर्द, और पेन्स का मतलब होता है ग्रेट एफर्ट। क्या होता है, ग्रेट एफर्ट। जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, ग्रेट एफर्ट मारते हो, तो उसको पेन्स बोलते हैं, और इस पेन का मतलब होता है दर्द। ये पेन आपको जनरल दर्द हो गया, ठीक है, सर्दी खांसी जुकाम हो गया, दर्द हो गया, किसी ने मार दिया, चोटिल हो गया। और ये जो पेन्स होता है ये आपके एफर्ट का दर्द होता है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई, और क्वार्टर्स जब हम बोलते हैं ना कि हमें क्वार्टर्स मिला, कि क्वार्टर्स नहीं मिला, तो वो जो रहने की जगह की बात कर रहे हैं, तब वहां पे स्पेलिंग के अंत में ऐसा आता है, इसको आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस में यूज किस देखोगे, इन 1998 ही मूव्ड हिज कंपनी टू लार्जर क्वार्टर्स ऑन स्टेट स्ट्रीट। अब यहाँ पे क्वार्टर्स का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे रहने की जगह की बात हो रही है। आई वेटेड ए क्वार्टर ऑफ एन आवर, मतलब मैंने एक घंटे के एक चौथाई वेट किया हुआ है, तो यहाँ पे एक चौथाई का सेंस है। जब क्वार्टर इस्तेमाल होता है इसका मतलब एक चौथाई, जब क्वार्टर्स इस्तेमाल होता है इसका मतलब हम रहने की जगह की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से लेटर की बात कर रहे हैं, ये वो लेटर की बात हो रही है जो हम भेजते हैं। फिर इसी में लेटर्स आता है, ये लेटर जो होता है जैसे वर्क्स लिटरेरी राइटिंग की बात करता है, ऐसे ये भी जो लेटर्स है वो लिटरेरी नॉलेज की बात करता है। तो आई गॉट ए लेटर फ्रॉम द बैंक, मुझे बैंक से एक पत्र मिला। ही हैज नोन ऑरेटर एंड ए मैन ऑफ लेटर्स, वो नोन ऑरेटर है और मैन ऑफ लेटर्स है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा जानकारी है या उसको शब्दों के आडंबर की बहुत जानकारी है। तो यहाँ पे जब मैन ऑफ लेटर्स बोलते हैं तो ये जो लेटर्स रिप्रेजेंट करता है वो लिटरली नॉलेज की बात होती है कि उसके पास लिखित या वैसे ही बहुत जानकारी है। इस लेटर्स को हम हमेशा लिटरली नॉलेज के रिस्पेक्ट में देखते हैं। इसी तरह पेपर की बात करें तो पेपर जो होता है वो मेरे पास जैसे सिंगल पेपर है, ये हो गया हमारा पेपर, ठीक है ना। लेकिन जब हम पेपर्स की बात करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स की बात होती है, जैसे आपके हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या किसी और चीज़ का सर्टिफिकेट, कंबाइन जब उनको एक साथ बात करते हैं तो हम उनको पेपर्स बोलते हैं, ना कि पेपर बोलते हैं। इसी तरह बात करें, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, आपको याद होगा अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जो स्पेक्टिकल्स होता है जिसका मतलब होता है चश्मा, ये हमेशा क्या रहता है, ये हमेशा प्लूरल रहता है, ये हमेशा प्लूरल रहता है, इसका सिंगुलर नहीं बनाते क्योंकि दो आंखों के लिए होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा स्पेक्टिकल भी होता है, ये स्पेक्टिकल भी होता है, और ये स्पेक्टिकल क्या है, इसका मतलब व्यू या दृश्य होता है, व्यू होता है या दृश्य होता है। सेंटेंस में यूज देखो, द सनसेट वॉज ए स्टनिंग स्पेक्टिकल, जो सनसेट है वो एक बड़ा सुनहरा, स्टनिंग क्या है, दृश्य है। तो अगर कभी आपके पास यहाँ पे एस लगा हुआ ना आए तो ध्यान से पहले मीनिंग चेक कीजिएगा, अगर ये दृश्य के सेंस में आया है तो सही होगा,
और अगर ये चश्मे के सेंस में आया है, चश्मे के सेंस में आया है, तब आपको प्लूरल यूज करना पड़ेगा, तब आपको प्लूरल यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से प्रीमाइस की बात करें और प्रीमाइसेस की बात करें, एक आपने अक्सर करके आम जिंदगी में सुना है कि भाई प्रीमाइसेस में जाना, प्रीमाइसेस में जाना। तो प्रीमाइसेस ये आपके जगह की चर्चा हो रही थी, आप ये प्लेस और बिल्डिंग, मतलब एक जगह की बात हो रही है, जब हम उस पर प्रीमाइस बोलते हैं तो स्पेलिंग में एस लगा होता है। और एक प्रीमाइस होता है जिसमें एस नहीं लगा होता है। इस प्रीमाइस का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्लूरल सेंस में हम बात करें प्रीमाइसेस, ये प्रीमाइसेस का मतलब होता है किसी बिल्डिंग का कोई एरिया की चर्चा कर रहे होते हैं। जब ये प्रीमाइस करते हैं इसका मतलब होता है एजम्पशन। सेंटेंस में यूज कर देखो, सेंटेंस से समझ में आएगा। स्मोकिंग इज नॉट अलाउड ऑन द प्रीमाइस, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि स्मोकिंग जो नहीं अलाउड है कहाँ पे, प्रीमाइसेस में, मतलब हम जगह को कोट कर रहे हैं यहाँ पे। द आर्गूमेंट रेस्ट ऑन ए फॉल्स प्रीमाइस, जो आर्गूमेंट है वो रेस्ट कर गया, बंद हो गया, रह गया किस पे, झूठे एजम्पशन पे। यहाँ पे प्रीमाइस जो बात हो रही है वो है एजम्पशन की बात हो रही है यहाँ पे। इसी तरीके से बात करें, समन आपके एग्जाम में आता है। समन का मतलब होता है किसी को बुलावा देना, एक होता है समन्स, इस समन्स का मतलब होता है लीगल नोटिस, लीगल डॉक्यूमेंट, और ये अपने आप में सिंगुलर होता है। और इसका जो लीगल नोटिस होता है, इसका जो प्लूरल होता है समन्सेस होता है। ये समन होता है किसी को बुलावा भेजते हो, सी रिसीव्ड ए समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट, तो ये लीगल बुलावा है, लीगल बुलावा में समन्स है। एक समन की बात हो रही है तो हम ये समन्स इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अगर टू समन्स लिख देते तो समन्सेस लिखना पड़ता है आपको। ही वॉज समन्ड टू, यहाँ पे समन्ड इस्तेमाल किया गया, समन्ड का मतलब हो गया किसी को बुलाया गया, टू अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के साथ बुलावा के लिए गया है। तो ध्यान रखिए आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, आपको समन के पहले टू लगा होगा तो ध्यान रखिएगा ये वाला आपको इस्तेमाल करना होता है। अभी जब मैं आपको क्वेश्चनर्स भेजूंगा तो उस क्वेश्चनर में इस पे बेस क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप तुरंत पकड़ भी जाओगे। अगला है वेज की बात करें तो वेज का मतलब होता है, वेज को हिंदी में क्या कहते हैं यार, मजदूरी। वेज का मतलब होता है मजदूरी, वेज का मतलब होता है मजदूरी। तो वेज का मतलब मजदूरी भी होता है, वेज का मतलब आउटकम भी होता है, आउटकम भी होता है। तो जब ये आउटकम के मीनिंग में आता है तो इसका जो यूज होता है ना वो सिंगुलर होता है। जब ये मजदूरी के सेंस में आता है तो इसका यूज जो है प्लूरल होता है। जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे अगर वेज की बात करें, ठीक है ना, तो ये प्लूरल यूज होता है। जब इसके रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस की बात करें तो सिंगुलर यूज में होता है। स्पेलिंग वेज का वेजेस बनाते हैं, वेजेस वर पेड ऑन फ्राइडे, यहाँ मजदूरी की बात कर रहे हैं। जो मजदूरी है वो क्या की गई है, फ्राइडे को पे की गई है, तो यहाँ हमने इसका प्लूरल इस्तेमाल किया है। और जब इसमें आएगी इनकम या सैलरी की बात आएगी, मजदूरी की बात आएगी, तो इसका प्लूरल इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जब रिजल्ट या आउटकम की बात होती है, कॉन्सिक्वेंस की बात होती है, तब वेजेस ही लिखते हैं, लेकिन वेजेस ही लिखते हैं, लेकिन इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, जो आपके पापों का जो आउटकम है वो क्या है, वो मृत्यु है। तो यहाँ आउटकम की बात कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ हमने जो वर्ब लगाया वो सिंगुलर लगाया। इसी तरह एक और शब्द है मीन्स की बात करें तो मीन्स रिसोर्सेस के मीनिंग में भी आता है, मीन्स जो है मीडियम के मीनिंग में भी आता है। जब ये रिसोर्स के लिए आता है तब इसका यूज प्लूरल होता है, जब ये मीडियम के मीनिंग में आता है तो इसका यूज के सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। द इंटरनेट इज ए फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे मीडियम इंटरनेट जो है कम्युनिकेशन का एक बढ़िया माध्यम है, तो माध्यम के मीनिंग में है, पर स्पेलिंग में हमेशा मीन्स ही रहता है। हिज मीन्स आर नॉट इनफ टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसका जो मीन्स है वो इनफ नहीं है उसके परिवार को सपोर्ट करने के लिए। तो जब हम रिसोर्स की बात करेंगे तो इसका यूज हमेशा हम प्लूरल करेंगे। कैसा यूज करेंगे, हम यहाँ पे इसके साथ नहीं लगा सकते। लाइट रिक्वायर्ड नो मीन्स टू ट्रेवल, लाइट को रिक्वायर्ड है कोई मतलब माध्यम की जरूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए। तो यहाँ जो मीनिंग है ये जो है मीडियम के लिए इस्तेमाल है। तो मीडियम, जब मीडियम की तरफ इस्तेमाल करते हो तो इसका सिंगुलर या प्लूरल इस्तेमाल हो जाता है। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आता है वो रिसोर्स पे बेस्ड आता है। और ध्यान रखना कि ये जो है यहाँ पे प्लूरल यूज में आता है, अगर इसके साथ मीन्स के साथ यहाँ पे इज लगा दिया जाएगा तो गलत हो जाएगा। बहुत पुराने सालों में एक आध बार क्वेश्चन आया है, आ भी सकता है, क्योंकि आपके करंट जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से बदल गए हैं। एक और चीज़ आती है आपके एग्जाम में, जरा मैं आपको बता दूँ, एक दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे एक फ़र्क पूछा जाता है कि फ्लोर और ग्राउंड में क्या फ़र्क है। तो फ्लोर की अगर बात करें तो जो फ्लोर होता है वो आपके कमरों का फर्श होता है, जो ग्राउंड होता है जब घर के बाहर निकल जाओगे वहाँ का जो फर्श होता है उसको ग्राउंड बोलते हैं। यूज केस पढ़ सकते हो, अगर मैं किचन की बात कर रहा हूँ, आई ड्रॉप्ड अ ग्लास, तो हम फ्लोर इस्तेमाल करेंगे या ग्राउंड। तो घर के अंदर की बात होगी तो फ्लोर इस्तेमाल करेंगे। बेडरूम के अंदर अगर हम कहें प्लीज पिक अप ऑल योर डर्टी क्लॉथ्स फ्रॉम द
फ्लोर इस्तेमाल करेंगे या ग्राउंड इस्तेमाल करेंगे, तो फ्लोर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि घर के अंदर की बात कर रहे हैं। इन ए पार्किंग लॉट आई फाउंड $20, तो यहाँ पे ग्राउंड इस्तेमाल करेंगे, या फ्लोर, घर के बाहर निकल जाओगे तो ग्राउंड इस्तेमाल करेंगे। आई एम थ्रोइंग ब्रेड ऑन द ग्राउंड फॉर द बर्ड्स, अगर मैं पार्क की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे ग्राउंड इस्तेमाल करेंगे ना कि फ्लोर इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा सा फर्क होता है। इसके बाद आता है स्किल और टैलेंट, ठीक है ना। जो टैलेंट होता है ये नेचुरल एबिलिटी होती है, नेचुरल होती है, और स्किल जो होता है वो प्रैक्टिस से एक्वायर करते हो, प्रैक्टिस से एक्वायर करते हो। तो सेंटेंस में आपको देख के ये समझना होता है कि प्रैक्टिस से एक्वायर किया गया है या फिर नेचुरल है। जैसे एग्जांपल देखो, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल, जो ड्राइवर है उसने शो किया ग्रेट टैलेंट डैमेज कार को कंट्रोल में रखने के लिए। तो जो ड्राइविंग होती है वो नेचुरल टैलेंट होता है या स्किल से सीखते हो, प्रैक्टिस करके सीखते हो, तो ड्राइविंग सीखी जाती है। तो यहाँ पे हम स्किल का इस्तेमाल करेंगे ना कि टैलेंट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ड्राइविंग जो है वो नेचुरल नहीं होता है, ड्राइविंग हम सीखते हैं। इसी तरीके से हर स्किल फॉर म्यूजिक सोड एट एन अर्ली एज, ठीक है ना। जो म्यूजिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो बचपन में, जैसे मेरी बेटी अभी पैदा हुई है तो उसको नाचने का बड़ा शौक है, म्यूजिक का बड़ा शौक है, तो नेचुरल एबिलिटी है उसके पास। तो यहाँ पे स्किल नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे, टैलेंट। जो चीज़ बचपन से हमारे अंदर है वो नेचुरल है, तो स्किल नहीं कहेंगे, टैलेंट कहेंगे। तो क्वेश्चन में आपको समझना होगा कि आप ये प्रैक्टिस करके एक्वायर किए हो या गॉड गिफ्टेड है। तो जब गॉड गिफ्टेड होगा तो टैलेंट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर गॉड गिफ्टेड नहीं है, ठीक है ना, अगर इसकी कोई चीज़ सीख रहे हो तो आपका क्या होगा, वो आपका स्किल होगा। स्किल और टैलेंट में छोटा सा फर्क होता है। इसके बाद बात करें, असेंट और असेंट आता है, इनकी हिंदी मीनिंग अगर आपको याद रह जाएगी तो बहुत आसान होगा। इस पर बहुत क्वेश्चन आपके बनाए गए हैं। अगर मैं असेंट की बात करूं, ठीक है ना, असेंट का मतलब होता है चढ़ना, और इस असेंट का मतलब होता है सहमत होना। क्या होना, सहमत। इसका मतलब होता है चढ़ना ना, इसका मतलब होता है सहमत होना। अब इसमें जो एग्जाम में दिक्कत आती है वो दिक्कत आती है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है तो स्पेलिंग, स्पेलिंग हमेशा इसका ध्यान रखना होता है। ASCENT ये होता है असेंट, चढ़ना, इसका अपोजिट होता है डिसेंट। ये मुझे याद है 5वीं 6वीं स्टैंडर्ड में लगभग सारे बच्चे याद करते हैं एंटोनिम्स में, कि असेंट मतलब चढ़ना, डिसेंट मतलब उतरना, असेंट मतलब चढ़ना, डिसेंट मतलब उतरना। फिर ये एक असेंट और बीच में आ जाती है, इसका मतलब होता है सहमत होना। स्पेलिंग में फर्क क्या है, ASS है, वहाँ पे ASC है, एक S को हटा के C से रिप्लेस कर दिया गया है। तो इसका मतलब होता है चढ़ना, इसका मतलब होता है सहमत होना। एग्जाम्पल जरा देखना, ऑफिशियल एग्रीमेंट टू और अप्रूवल ऑफ समथिंग। अच्छा ठीक है, द डायरेक्टर हैज गिवन हर असेंट टू द प्रपोजल, यहाँ पे प्रपोजल पे सहमति दी जा रही तो हमने असेंट का इस्तेमाल किया है। शी मेड हर फर्स्ट सक्सेसफुल असेंट ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट पे चढ़ाई हो रही है तो असेंट का इस्तेमाल किया है। ध्यान रखिएगा, इसको इंटरचेंज करके मत इस्तेमाल कर दीजिएगा। इसके बाद एक और चीज आती है, इनवी वर्सेज जीलियसी। इनवी का मतलब आप समझिएगा ध्यान से, इनवी का मतलब ये होता है कि कोई चीज आपके पास नहीं है। जैसे मान लो कि मैं हूं, ठीक है, मैं ए हूं और ये मेरा दोस्त सूरज है, या मैं इसको ऐसे लिख दूं उज्जवल, ठीक है ना, और ये मेरा दोस्त सूरज है। अब यहाँ पे एक महिला मेरी क्लास में पढ़ रही थी, हम दोनों फ्रेंड है तो एक साथ क्लास में पढ़ते थे। अब यहाँ पे मान लो इसका नाम रख दें किसी का, मान लो नेहा है। अब पता चला कि ये जो नेहा है, इस नेहा को मेरे दोस्त ने अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। मेरे पास नेहा नहीं है, मेरे दोस्त के पास है, तो मुझे सूरज से क्या होगा, मुझे सूरज से क्या होगा, इनवी होगा। ध्यान से देखो, मुझे सूरज से इनवी होगा, मुझे उसको जलन होगी। किस बात की जलन होगी, मेरे पास तो नहीं है। क्या है, मेरे पास तो नहीं है। जब ये जलन होती है, मेरे पास नहीं, मेरे दोस्त के पास है, ये वाली जलन को हम इनवी बोलते हैं। दूसरा मतलब इसके पास है, मुझे चाहिए, इसके पास है, मुझे चाहिए, मतलब मुझे उससे छीनना है। तो मैं इसको एरो जरा बदल दूं समझाने के लिए, जरा मैं इसका एरो बदल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में याद रह जाए। नहीं है, मुझे छीन के अपने पास ले आना है, तो मुझे क्या हो रही है, अपने दोस्त से इनवी है। अब सूरज को क्या हो रहा है, सूरज के पास ऑलरेडी है, वो इस बात को डर रहा है कि उससे छीन ना जाए, तो इसको क्या होगा, इसको जीलिशी होगी, ठीक है ना। इसको क्या होगी, जीलिशी होगी, क्योंकि इसके पास है। सूरज को जीलिशी होगी, मेरे को इनवी, तो मैं इनवी यहां पे लिख देता हूं और जीलिशी यहां पे लिख देता हूं। इसको होगी जीलिसी, ये सूरज को, ठीक है, और मुझे क्या होगी, मुझे होगी इनवी। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब इसके बहुत सारे जो है एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ सकते हो, और क्वेश्चन में भी इससे ठीक ठाक क्वेश्चन बन जाते हैं। इनवी स्ट्राइक्स ए वोमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वोमन। इनवी स्ट्राइक्स ए वोमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वोमन।
उल्टा बता दिया था क्या मैंने? नहीं, ठीक बताया। यू कैन फील इनवी अबाउट समथिंग, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। यू कैन फील इनवी अबाउट समथिंग यू डोंट हैव, जो आपके पास नहीं है बट वांट, जो तुम्हें चाहिए। केस बिल्कुल सही बताया भैया, मेरे को इनवी हो रही, मेरे पास नहीं है, बट यू फील जेलेसी ओवर समथिंग यू ऑलरेडी है बट आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग इट, बिल्कुल ठीक है। इनवी स्ट्राइक से ओमैन, इनवी ने स्ट्राइक किया ओमैन को व्हेन सी सी, जब उसने देखा हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को जो है बात करते हुए अनदर ओमैन से। तो देखो इस महिला को जो है क्या हो रहा है, इनवी हो रहा है, ऐसा सेंटेंस कह रहा है कि इनवी ने स्ट्राइक किया। कब? जब इस महिला ने देखा कि इसका पति दूसरी महिला से बात कर रहा है। तो भाई इसका पति इसी का है, इसी का पति है, तो इसको क्या होगा, इसको जेलिसी होगी, इनवी नहीं होगी। तो इनवी यहां पे लगाना गलत है, क्या होगा यहां पे, जेलिसी होगा। अगला है आई एम फिल्ड विथ इनवी व्हेन यू स्पीक टू माई गर्लफ्रेंड। आई एम फिल्ड विथ, ना कि इनवी, यहां पे क्या होगा, यहां पे जेलिसी होगा, क्योंकि आप मेरी गर्लफ्रेंड से बात करो, गर्लफ्रेंड मेरी है, तो मुझे क्या होगा, मुझे जेलिसी होगा। आई एम फील्ड विद जीलीसी ओवर योर न्यू हाउस, तुम्हारे पास घर है तो मैं जीलीसी फील नहीं करूंगा, मैं क्या फील करूंगा, मैं इनवी फील करूंगा, क्योंकि घर तुम्हारे पास है, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो मैं क्या फील करूंगा, मैं फील करूंगा जो है इनवी। तो ध्यान रखना कि अगर कोई चीज आपके पास नहीं है, दूसरे के पास है, तो आप इनवी फील करते हो। अगर आपके पास कोई चीज है, डर लगते हो खो जाए, तो आपको जीलीसी होती है। बस थोड़ा सा फर्क होता है, और इसमें बार बार कंफ्यूजन होता रहता है और हम इसे बार बार भूल जाते हैं। फिर बात करते हैं वेदर और क्लाइमेट को लेके। दोनों मौसम को ही रिप्रेजेंट करते हैं। वेदर जो होता है वो टेम्परेरी होता है, जो क्लाइमेट होता है वो लार्ज डोमेन में होता है। वेदर, जैसे मैं कानपुर में हूँ तो कानपुर का वेदर बोल सकता हूँ, इसमें रिस्पेक्ट देखा जाता है थोड़ा सा। अगर लार्जर डोमेन में बात करना है तो हम क्लाइमेट की बात करते हैं, इंडिया के क्लाइमेट की बात करेंगे, कानपुर के वेदर की बात करेंगे, ठीक है ना। या हम कानपुर के वेदर की बात करके क्लाइमेट की बात कर ले यूपी की। तो लार्जर सेक्शन में जब बात करते हैं तो हम क्लाइमेट की, स्मॉलर सेक्शन में जब बात करते हैं, स्मॉलर डोमेन में, तो हम बात करते हैं वेदर की। मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज हैव टेम्परेट वेदर। तो जब हम मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज की बात कर रहे हैं, लार्जर डोमेन में बात कर रहे हैं, यहाँ पे वेदर का इस्तेमाल करना ठीक है नहीं, यहाँ पे जो इस्तेमाल करना होगा वो क्लाइमेट का इस्तेमाल करना। हैबिट और कस्टम की अगर बात करें तो हैबिट आदत होती है, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। लेकिन कस्टम क्या होता है, समाज की प्रथा को हम कस्टम कहते हैं, इंडिविजुअल किसी की आदत को, इंडिविजुअल आदत को क्या कहते हैं, हम हैबिट कहते हैं। बस ये छोटा सा डिफरेंस होता है, ये समाज की आदत है और ये किसी इंडिविजुअल आदमी की आदत है। तो अगर हम बात करें इट इज ए हैबिट टू ऑफर ए ड्रिंक और स्नैक टू गेस्ट, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इट इज ए हैबिट टू ऑफर ए ड्रिंक और स्नैक टू गेस्ट, इसको आप कस्टम, हैबिट को कस्टम से रिप्लेस कर सकते हो। रीजन बिंग ये कि ये बहुत पुराने समय से एक प्रथा चली आ रही है कि जब भी कोई गेस्ट आता है तो उसको चाय ऑफर किया जाता है। रूम और स्पेस को लेके भी आपके एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन पिछले सालों में पूछा गया है कि कहाँ पे रूम इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे स्पेस इस्तेमाल करेंगे, तो इनको ध्यान से जरा समझिएगा। रूम क्या काम करता है, रूम करता है, रिफर करता है ऐसे जो है स्पेस को। रूम इज यूज टू रिफर टू स्पेस दैट कैन बी ऑक्यूपाइड, वाइल स्पेस इज यूज टू रिफर टू एन अनऑक्यूपाइड एरिया एंड विच कुड बी केप्ट अनऑक्यूपाइड। अगर हम स्पेस की अगर बात करते हैं तो स्पेस एक ऐसी जगह होती है जो खाली होती है और इसको भरना नहीं होता है, इसको भरना नहीं होता है, नहीं होता है। अगर रूम की बात करें तो रूम ऐसा होता है जो खाली जगह है जिसको भरा जा सकता है, भरा जा सकता है। तो जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरे कॉलेज में एक ऑडिटोरियम था, ऑडिटोरियम में कोई बाहर से अंदर घुसना चाहता है, ऑडिटोरियम में कोई बाहर से घुसना चाहता है और उसे ये पता चलता है कि इसके अंदर कोई जगह नहीं है, इसके अंदर कोई जगह नहीं है, और किसी ने अंदर से बोला कि मेरे को जगह दे दो। अंदर वाले बंदे ने बोला कि भाई अंदर रूम नहीं है, स्पेस नहीं है। क्या बोलेगा, अंदर रूम नहीं है, स्पेस नहीं है, तो अंदर बोलेगा कि भाई अंदर रूम नहीं है। रीजन क्यों, मतलब ये एक ऐसी जगह थी जिसे भरी जा सकती थी, जिसे भरी जा सकती थी। अब वो जवाब में ये दे रहा है कि इसे भरा जा चुका है। यहां हम स्पेस इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि स्पेस वो जगह होती है जिसको भरा हुआ दिखाने नहीं होता, खाली है, खाली ही छोड़ना होता है। तो जब खाली के सेंस में बातचीत कर रहे होते हो तो स्पेस का इस्तेमाल करते हो, जब भरने के सेंस में इस्तेमाल कर रहे होते हो तब आप रूम का इस्तेमाल कर रहे होते हो। मान लो आप ट्रेन से सफर कर रहे हो, आपकी एक बोगी है, बोगी इस टाइम पे एग्जाम का समय चल रहा है, खचाखच 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 भरा हुआ है, तो मैं किसी स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में कह सकता हूं देयर इज नो रूम फॉर एनी स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि खचाखच वो भर चुका है।
मैं रूम की जगह स्पेस नहीं लगा सकता हूं, एग्जाम में यहाँ पे रूम की जगह स्पेस लगा देगा। तो ध्यान रखिएगा कि स्पेस का जिक्र हम तभी करते हैं जब हमें जगह को खाली दिखाना हो, जब हमें जगह को भरना या खाली दिखाना है, मतलब एक ऐसी जगह जो भरी जा सकती है, ऑलरेडी भर गई है, इन सारे सेंसेस में हम रूम का इस्तेमाल करते हैं, स्पेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस मिलेंगे आपके सीट्स में। फिर बात करते हैं प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को लेके, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है दोनों का सेम होता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन या मेन, ठीक है ना। और प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। इस प्रिंसिपल का मतलब जो होता है प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य अगर नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। और इसी का मतलब होता है मुख्य, प्रिंसिपल का मतलब मेन या फिर पर्सनल, ठीक है ना, मुख्य, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ए मोरल रूल और ए स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट इन्फ्लुएंस योर एक्शंस, दैट वाज माय प्रिंसिपल रीजन फॉर मूविंग, यहाँ से मेरा मूव करने का वो मुख्य कारण था। तो जब हम मुख्य कारण की बात करेंगे, मेन की बात करेंगे, तो प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे। दैट वाज माय प्रिंसिपल रीजन फॉर मूविंग, अच्छा दोनों एक ही लिखा हुआ है, तो आप इसको हिंदी में याद रख लो। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत होता है, आप कभी नहीं बोलोगे। इस प्रिंसिपल का मतलब मुख्य या प्रधानाचार्य होता है। एक्चुअली जो आपके एग्जाम में आता है वो आता है प्रधानाचार्य की स्पेलिंग के फॉर्म में, प्रधानाचार्य रखा जाता है, वहां पे आपको बस ये देखना होता है कि प्रिंसिपल की स्पेलिंग में PL आता है, PLE नहीं आता है। और सिद्धांत की जगह जब इस्तेमाल करना हो तो प्रिंसिपल आता है PLE, ना कि PL आता है। जब अभी आपकी DPP करोगे, ठीक है ना, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली सीट करोगे, तकरीबन 200 के आसपास क्वेश्चन है, उसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी मीनिंग बस इसका याद रख लो। फिर एक और पेयर आता है जो कंफ्यूज करता है, जो आपके एग्जाम में अक्सर करके पूछता है, एक होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, आगे का, ठीक है ना। तो टुवर्ड्स ए प्लेस और पोजीशन दैट इज इन फ्रंट ऑफ, जो आपके आगे हो। और एक होता है फॉरवर्ड, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड और फॉरवर्ड में क्या फर्क होता है? फॉरवर्ड जो होता है, जैसे मान लो मेरी किताब लिखी हुई इंग्लिश ग्रामर में, तो उसके आगे मैं क्या काम करता हूँ कि कुछ शब्द लिखता हूँ, किताब के विषय में बताता हूँ, अपने विषय में बताता हूँ, ठीक है ना, जिसको हिंदी में आप प्रस्तावना भी बोलते हो, वो होता है आपका फॉरवर्ड। तो ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन एट द बिगनिंग ऑफ ए बुक यूजुअली बाय ए पर्सन अदर देन द ऑथर, ऑथर के बियॉन्ड अगर किसी ने स्टार्टिंग में अगर कुछ लिख दी है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम फॉरवर्ड बोल देते हैं। एग्जाम्पल देखो, दे रैन फॉरवर्ड टू वेलकम हर, वो आगे दौड़े वेलकम करने के लिए, तो यहाँ पे फॉरवर्ड का मतलब आगे है। ही वॉज आस्क्ड इफ ही वुड कंसिडर राइटिंग ए फॉरवर्ड फॉर हर बुक, उसे बोला गया कि अगर वो किताब का वो फॉरवर्ड रख दे, मतलब इंट्रोडक्शन लिख दे। तो इंट्रोडक्शन, जब किताब के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम फॉरवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और फॉरवर्ड का इस्तेमाल करेंगे हम तब जब हमें आगे की बात करनी हो, इन फ्रंट की बात करनी हो। इसी तरीके से आता है आपका एक पर्सनल और एक होता है पर्सनल। ये पर्सनल का मतलब खुद का, और इस पर्सनल का मतलब होता है लोग, आर्मी के लोग। तो पर्सनल योर ओन और पर्सनल द पीपल हु वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और वन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ये आपके एग्जाम में तकरीबन 7-8 बार पूछा जा चुका है। और ये लगाना होता है आर्मी के साथ, और स्पेलिंग लिखी हुई होती है ये। तो ध्यान रखिएगा दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे NAL होता है और यहाँ पे NEL होता है, यही फर्क है इसमें, बाकी सब कुछ सेम है। इसमें और इसमें इतना यही फर्क है। ये हमारा खुद का होता है, इस पर्सनल का मतलब होता है आर्मी के लोग। फिर एक और पेयर है जो आपके एग्जाम में आता है, ट्रायल वर्सेस ट्रेल, ठीक है ना। ट्रेल का मतलब होता है पीछे, और ट्रायल का मतलब होता है कोर्ट में मुकदमा चलना, मुकदमा चलना। स्पेलिंग का खास करके ध्यान देना होता है। तो ट्रायल मतलब द हियरिंग ऑफ स्टेटमेंट एंड शोइंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ETC इन ए लॉ कोर्ट, और ट्रेल का मतलब ए लॉन्ग लाइन और सीरीज ऑफ मार्क दैट इज लेफ्ट बाय समबडी समथिंग। द हरिकेन लेफ्ट ए ट्रायल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड इट, तो जो हरिकेन है उसने क्या छोड़ रखा था? ट्रायल छोड़ रखा था, नहीं ट्रेल छोड़ रखा था, साक्ष्य छोड़ रखा था। तो ये आपका जो है ट्रायल नहीं होगा, ट्रेल होगा, ट्रेल ही लिखा हुआ है, स्पेलिंग ठीक है, ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड इट, सही है। ध्यान रखिएगा ये ट्रेल है और ये होता है ट्रायल। ही वॉज फेसिंग ट्रायल, ये जो ट्रायल है ये कोर्ट वाला ट्रायल होता है, जो मुकदमा फेस कर रहा होता है। तो ये कुछ मिसलेनियस सेक्शन थे नाउन में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में बन के आ सकते हैं, और ये सबसे सही जज जो कर सकते हो वो क्वेश्चन के माध्यम से ही कर सकते हो। तो इसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ सीट्स, ठीक है ना, आपको क्वेश्चन की सीट्स दे रहा हूँ। अब सीट्स में क्या करना है आपको, तकरीबन 150 से 200 क्वेश्चन होगा, उनको आप एक बार पहले लगा दो, और उसके बाद मंडे को मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, मंडे को हमें डिस्कस कर दूंगा। तो नाउन चैप्टर हो जाएगा आपका पूरी तरीके से कंप्लीट, मैं उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा आपको पूरा का पूरा। तो यहाँ पे नाउन चैप्टर की होती समाप्ति, और इनको 1-2 बार अच्छी तरीके से रीड कर लेना, और फिर उसके बाद जब दोबारा रिवीजन करना हो तो सिर्फ आप क्वेश्चन का रिवीजन कर लेना, उससे आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे आपका समाप्त होता है थ्योरी नाउन का। तो चलो आज की क्लास स्टॉप करते हैं।